सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में से चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। भारत चौथे स्थान पे है, तो पहले दूसरे तीसरे पे कौन है? पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे भारत है। अच्छा, पावर से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं भारत में? तो आपका आंसर होना चाहिए 11। अभी 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो 11 महारत्न हो गई, 13 नवरत्न हो गई और 74 आपकी मिनी रत्न है ही सही। और अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। चलो आप तो ये बता दो सिंपल सा कि हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह है। तो ये ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो आंसर होगा 4। तो अभी फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची जारी की है, जिसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं। अब वो कौन कौन है और कौन कौन से स्थान पर है? तो देखो, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो इसमें 37 नंबर पर है और उन्हें लगातार तीसरे साल इस सूची में शामिल किया गया। फिर है भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति, मैं बात कर रहा हूं फाल्गुनी नायर की, जो कि नायका जो ब्रांड है उसकी संस्थापक और सीईओ है। वे इस लिस्ट में 88 नंबर पर है। फिर HCL की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर, वो इस लिस्ट में है 52 नंबर पे। और बायोकॉन की जो संस्थापक है किरण मजूमदार शॉ, वो इस लिस्ट में 72 नंबर पर है। तो ये 4 भारतीय महिलाएं हैं जो कि फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की जो सूची आई है उसमें शामिल है। अब आपके माइंड में आएगा टॉप पे कौन है, तो वो भी सुन लो। मैकेंजी स्कॉट ये टॉप पर है। और ये कौन है? ये दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं और आप जानते होंगे अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, इनकी ये पूर्व पत्नी थी। क्या नाम है? मैकेंजी स्कॉट, वो इस लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे स्थान पे है यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और साथ में मैं आपको बता दूं, यूएसए की बात चली है तो कि अमेरिका ट्रेजरी सचिव बनने वाली पहली महिला कौन थी? जेनेट येलेन, पढ़ा था हम लोगों ने, वो इस लिस्ट में 39 नंबर पर है। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा आप लोगों से, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास में ही पढ़ा था कि फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची जारी की थी। उसमें पहले स्थान पे कौन सी महिला है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे, साथ में इनकी क्विज भी अगर आप सॉल्व करते होंगे डेली बेसिस पे, क्योंकि मैंने आपको कहा है करंट अफेयर्स पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में उसका रिवीजन भी आपको करना है। उसी के लिए डेली आपकी रिवीजन क्लास चलती है और साथ में क्विज भी बना करके मैं आपको देता हूं आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो अब इस प्रश्न का उत्तर दो, अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में किसने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा रूपेश गोयल ने। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक हैं ये रूपेश गोयल, जिन्हें इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए ये यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया। बाकी वी प्रवीण राव अभी 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता था इन्होंने 2017 से 2019 के लिए। अनीता देसाई आप जानते होंगे, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था। M मुकुंदन की बात करेंगे, 2021 का JCB पुरस्कार जीता था इनकी बुक दिल्ली अ सोलिलिकी के लिए। तो इस प्रश्न से रूपेश गोयल का नाम याद रखना है जिन्होंने जीता यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 2021 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा झिली दाल बेहड़ा ने। अच्छा आप तो ये बताओ 2021 के ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे चल रही है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। ये 7 दिसंबर को शुरू हुई जो कि चलेगी 17 दिसंबर तक। और यहीं पे भारतीय झिली दाल बेहड़ा ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखो एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि झिली दाल बेहड़ा का संबंध किस खेल से है? वेटलिफ्टर हैं ये। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था एक वेटलिफ्टर का नाम, किसका नाम?
संकेत महादेव का नाम। उन्होंने इसी चैंपियनशिप में पुरुषों की 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था और अब झिली दाल भेड़ा ने जीत लिया है। वेटलिफ्टर से आपको याद आता होगा जरूर मीराबाई चानू का नाम। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब देखो 3-4 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा आपसे, तो आंसर करना कर्णम मल्लेश्वरी। ये इनका संबंध भी वेटलिफ्टिंग से है। इन्होंने ब्रोंज जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न भी बनता है इनसे कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आंसर होगा केडी जाधव है। ये पहलवान है। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था कुश्ती में। ऊपर प्रश्न में मैंने पूछा पहली भारतीय महिला, यहां पूछा पहले भारतीय कौन है, तो अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आप तो ये बताओ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आंसर होगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, बताओ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दो, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे डेली करंट अफेयर्स की तो क्विज और उसकी पीडीएफ तो अपलोड होती ही है। साथ में 2021 में जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, जीआई टैग्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, स्कीम्स हो गई, मतलब जितनी भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है उनकी क्विज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जब भी आपके पास समय हो पढ़ने के लिए, चीजों को रिवीजन करने के लिए, तो उन क्विजेस को सॉल्व करते रहा करें। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, बार बार करते रहे। रिवीजन का मतलब ही यही है, एक की चीज को आपको बार बार पढ़ना है। 100 चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है आप 50 चीजों को 100 बार पढ़ लें। यह हमेशा ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी दिसंबर 2021 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया, तो आंसर होगा 3.35%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति। अच्छा बताओ पहले तो कि इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखना 6 होते हैं। 3 तो आरबीआई से होते हैं और 3 भारत सरकार की ओर से होते हैं। और इस समिति का काम क्या होता है, साल में 6 बार यानी कि हर 2 महीने में मौद्रिक नीति को जारी करना, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करना। और ये जो मौद्रिक नीति जारी करता है उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों करता है, महंगाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए कौन सी पॉलिसी रेट है, रेपो रेट। तो रेपो रेट कितनी रखी है, वही है 4%। वैसे रेपो रेट होती क्या है, जो आरबीआई है वो जो दूसरे बैंक होते हैं उनको पैसा देता है, या आप यूं कह दीजिए जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, और उस पैसे के बदले जो वो ब्याज देंगे आरबीआई को, तो उस ब्याज के रेट को कहा जाता है रेपो रेट। और इसका उल्टा हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट कितनी चल रही है, 3.35%। और रेपो रेट के बराबर ही आपका CRR होता है, वो 4% है। बैंक रेट कितनी चल रही है, 4.25%। और SLR स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो ये 18% है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो बैंक रेट है वो हमेशा सबसे ज्यादा होगा। आप देखो सबसे ज्यादा है 4.25, उससे कम होता है रेपो रेट, देखो 4% है, और फिर होता है रिवर्स रेपो रेट। अच्छा आप तो ये बताओ मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वही है, यानी कि शक्तिकांत दास है वर्तमान में, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। और आपको बता दूं कि उर्जित पटेल समिति ने ही मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की, और उन्होंने ये कहा था कि इन्फ्लेशन जो है हमेशा 2% से 6% के बीच होनी चाहिए। ये वही उर्जित पटेल है, मतलब आरबीआई के पूर्व गवर्नर। और अभी इन्होंने बुक भी लिखी थी, इसलिए इनका नाम न्यूज में था। बुक का नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अब आरबीआई के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने, उसके पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वो भी करंट अफेयर्स का एक प्रश्न, चिंता मत करो। तो बताना है आपको कि आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये कौन सा राज्य बन रहा है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। आज का तीसरा प्रश्न वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैंने आपसे पूछा। आरबीआई की बात कर लें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी पूछेंगे तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर आपको पता ही है शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के, अभी पुनः नियुक्त किया गया था इनको 3 सालों के लिए फिर से।
पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और आरबीआई का ये लोगो आप देख रहे हो, इसमें एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं पाम ट्री, ताड़ का पेड़। एक जानवर होता है, रॉयल टाइगर है ये। 2-3 बुकें आप याद रखना यहाँ पे, क्योंकि इसके पूर्व गवर्नर थे बिमल जालान, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी द इंडिया स्टोरी। उर्जित पटेल के बारे में बता ही चुका हूँ, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक लिखी। और इसके पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने बुक लिखी थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं इसमें 4। वर्तमान में कौन कौन है? M.K. जैन है, माइकल देवव्रत पात्रा है और M. राजेश्वर राव है। और पहले BP कानूनगो थे जो रिटायर्ड हो गए, उनकी जगह नए आ गए। क्या उनका नाम आप बता सकते हो? कौन नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे? तो आंसर होगा T. रविशंकर। और अभी आपको याद होगा आरबीआई ने कहा कि 15 सालों के बाद निजी बैंकों के प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा 15% से 26% की जाएगी। और अभी आरबीआई इनोवेशन हब में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने थे अमित सक्सेना। और अभी आरबीआई ने किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैंक कहते हो, उसका पहला मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया पद्म कुमार माधवन को। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में जर्मनी की चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये प्रश्न तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि ये बनेंगे जर्मनी के नए चांसलर, लेकिन अभी इन्होंने शपथ ले ली है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है। तो कौन बन गए? ओलाफ स्कॉल्ज। आप जानते हो जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब जर्मनी के नए चांसलर होंगे ओलाफ स्कॉल्ज, इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी नजला बोदेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। डेम सेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी। और रुमेन रादेव बुल्गारिया के प्रेसिडेंट बने। अभी अब बात जर्मनी की है, तो ये रहा मैप में जर्मनी। यूरोपियन देश है ये, एक कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। अभी आपको याद होगा दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, ये शुरू की थी जर्मनी ने ही। यहीं पे आपको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा म्यूनिक जर्मनी में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। तो भ्रष्टाचार से दूर रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें, मतलब योर राइट, योर रोल, से नो टू करप्शन। और आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 आया था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, जिसमें भारत 86 नंबर पे था। टॉप पे 2 देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आज तारीख है 10 दिसंबर। और फिर बताइए अभी हाल ही में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। आपको बता दूं कि पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। चलो ये बताओ भारत में अब कितने रामसर साइट्स हो गई हैं? 46 हो गई है। 42 नंबर की लद्दाख की तसोकर झील थी, उसके बाद 2 गुजरात की बनी थी और 2 हरियाणा की बनी थी। गुजरात की 2 कौन सी है? एक तो थोल और एक वाधवान। 2 हरियाणा की कौन सी है? एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में और एक भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी? उड़ीसा की चिल्का लेक। और दुनिया की पहली रामसर साइट ये मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश ने राज्य में 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो राज्य के किसानों को सशक्त बनाने के लिए है ये योजना। क्या होगा इस योजना में? तो अगले 3 सालों में राज्य के हर विकास खंड में लगभग 1475 किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO बनाए जाएंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल।
याद रखना, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास में इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित किया जाएगा, जबकि मेडिकल डिवाइस पार्क ये विकसित किया जाएगा केरल में, और जेंडर पार्क भी केरल में। अभी उत्तर प्रदेश ने मातृभूमि योजना शुरू की थी, और मेरठ में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा, और मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने 2021 का ई पंचायत पुरस्कार भी जीता था। उत्तर प्रदेश ने अनूठी उपहार योजना शुरू की थी, और सस्ती किराया आवास योजना ये भी शुरू की थी उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभी केला महोत्सव मनाया गया था। उसी तरह से याद रख लो, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। और गुड़ महोत्सव, जिसे जेगिरी महोत्सव भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया गया। और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू हुई। और यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। एक तो यहाँ से कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखना, एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है ये। तो इतना आप यूपी से याद रखें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारतीय कंपनियों को वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3। तो सिप्री, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा स्टॉकहोम स्वीडन में, तो उसने एक रिपोर्ट अभी जारी की है जिसमें बताया कि 2020 में हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो इस लिस्ट में 42 नंबर पर है। इसी ने तेजस भी बनाया था। और फिर आती है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसमें 60 नंबर पर है। और फिर आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो इसमें 66 नंबर पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न एप्लीकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा जानते हो ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड जीता था, और पहले भारतीय एथलीट बने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले। 87.58 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका था। और 2 प्रश्न और इनसे याद रखना, 2-3 प्रश्न। एक तो पुणे में आर्मी स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा गया। इनके सम्मान में ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर लाए थे ये। नीरज चोपड़ा अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब ब्रांड एम्बेसडर जो अभी न्यूज में रहे थे, मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको। अभी भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है यूनिक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे लेटेस्ट कौन? जसप्रीत बुमराह। किनारा कैपिटल, ये बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे रविंद्र जडेजा। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? संजय दत्त। सोनू सूद अभी पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो सलमान खान महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने। अक्षय कुमार बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज बाजपेयी। स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने KL राहुल। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। रानी रामपाल और स्मृति मंदाना भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर है ये, एमवे इंडिया की और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एमवे इंडिया से याद आएगा, अभी अमिताभ बच्चन भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। अमिताभ बच्चन इससे पहले क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। क्रिप्टो से याद आएगा कॉइन स्विच कुबेर, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह, जो कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? पंकज त्रिपाठी। और ग्लोबली मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने मैग्नस कार्लसन। भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, जो कि JK टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। और लास्ट बताओ, उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत बनी। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में सार्क चार्टर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 दिसंबर को। एक्चुअली में 8 दिसंबर 1985 यानी कि 1985 को पहले सार्क सम्मेलन में बांग्लादेश ढाका में जो हुआ था, वहां पे सार्क चार्टर को अपनाया गया था, इसीलिए 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है।
सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको काठमांडू नेपाल में, स्थापना होती है इसकी 1985 में। हेडक्वार्टर बता दिया मैंने आपको, काठमांडू नेपाल हो गया। कौन कौन से सदस्य देश हैं? 8 हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो बताइए अभी हाल ही में किसे फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर होगा संजीव मेहता को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट इसे सपोर्ट जरूर करें। कैसे कर सकते हैं? अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करके, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया या आपके जो भी भाई बंधु हो गए घर में, फैमिली मेंबर में जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, तो प्लीज उनके साथ वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करें। इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है नवंबर में मेरी तबीयत खराब होने के कारण 2-4 दिन एब्सेंट रहे थे। अभी दिसंबर में घर में शादी की वजह से 2 दिन हम एब्सेंट रहे थे, उस कारण से काफ़ी व्यूज़ भी हमारे कम हो गए हैं और उतना रेस्पॉन्स भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको पता है पहले हम वीकली और मंथली करा करते थे, लेकिन 6-7 महीने कंटिन्यू करने के बाद भी उसमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर इतनी टाइम इतनी मेहनत लगाते हैं तो सब बेकार हो जाता है। फिर हमें वो बंद करना पड़ा न चाहते हुए भी। काफ़ी वेट किया, काफ़ी इंतज़ार किया कि अब नहीं अब नहीं अब, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा अभी डेली करंट अफेयर्स चल रहा है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, शेयर ज़रूर करना। और ये रहा आपका आज का होमवर्क प्रश्न।